डॉक्टर ऋतुराज, राजा सिंह कॉलेज सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक पद पर हूँ। मैं आज बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे या सल्तनत कालीन व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे, जो प्रायः इससे सवाल आया करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत एक धर्मतांत्रिक राज्य था। इस्लाम राजधर्म था तथा उसी के अनुसार शासन संचालन करना पड़ता था। उच्च पदों पर भी मुसलमानों को ही नियुक्त किया जाता था। इस्लाम का प्रसार राज्य का कर्तव्य माना जाता था। उस समय खलीफा काफ़ी शक्तिशाली होता था। सैद्धांतिक रूप से विभिन्न प्रदेशों के सुल्तान खलीफा के अधीन थे। जब कोई मुसलमान सेनापति किसी प्रदेश पर अधिकार कर लेता था, तब उसे शासक बनने के लिए खलीफा की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। दिल्ली के सुल्तान अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम खुदवाते थे तथा उसके नाम से खुतवा पढ़ते थे। सल्तनत काल की केंद्रीय सरकार भली भांति संगठित थी। इसमें सुल्तान और उसके कुछ मंत्री होते थे, जिसके केंद्रीय विभाग नियमित रूप से कार्य करते थे। केंद्रीय सरकार की कार्यविधि और उसके प्रमुख अधिकारियों के नाम ईरानी शासन प्रणाली से लिए जाते थे। जैसे सुल्तान केंद्रीय सरकार का मुखिया होता था। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। सैद्धांतिक रूप से सुल्तान का पद बहुत ऊंचा होता था, लेकिन व्यवहार में प्रजा उसे देवता तुल्य नहीं मानती थी और न ही उसका पद पैतृक था। कई बार सुल्तानों के अयोग्य होने पर गद्दी से उतार दिया जाता था। उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम नहीं थे, सिद्धांत नहीं था। प्रायः षड्यंत्र और तलवार ही इस संबंध का निर्णय करते थे। सुल्तान के पास प्रशासनिक, न्यायिक और विधायी सभी प्रकार की शक्तियाँ थी। पदाधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं विमुक्ति उसके हाथों में निहित था। उसका निर्णय सुल्तान लिया करता था। वही राज्य का सर्वोच्च सेनापति था। सर्वोच्च न्यायाधीश होने के नाते वह महत्वपूर्ण फैसला स्वयं करता था। संक्षेप में, राज्य की समस्त शक्तियां सुल्तान के हाथों में केंद्रित थी। इसके बाद मजलिसे खलवत सुल्तान की एक परामर्शदात्री सभा होती थी, जिसे मजलिसे खलवत कहा जाता था। इस सभा में सुल्तान के हितैषी, मित्र तथा विश्वसनीय अधिकारी सम्मिलित होते थे। सुल्तान प्रायः उनके राज्य के महत्वपूर्ण मामलों से संबंध में परामर्श लिया करता था। उसके बाद हम मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल राज्य कार्य में सुल्तान की सहायता के लिए बड़े योग्य तथा अनुभवी व्यक्तियों का एक मंत्रिमंडल होता था। दास वंश के समय मंत्रियों की संख्या 4 रही, परंतु बाद में 2 अन्य पदाधिकारियों को भी
मंत्री पद प्रदान किया गया। वजीर तथा दीवाने वजारत, राज्य का प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वित्त विभाग का मुख्य अधिकारी भी वही होता था। उसका एक बहुत बड़ा कार्यालय था जो दीवाने वजारत के नाम से विख्यात था, या दीवाने विजारत भी कहते हैं या वजारत भी कहते हैं। वजीर राज्य के आय व्यय की निगरानी रखता था। उसके कार्यालय दीवाने वजारत में अनेक छोटे मोटे अधिकारी काम करते थे, जिसमें नायब वजीर तथा मुशर्रफ़े मुमालिक वजीर के मुख्य सहायक थे। नायब वजीर कार्यालय का अध्यक्ष होता था। इसके बाद हम देखेंगे अर्जे मुमालिक तथा दीवाने अरज। राज्य के सैन्य मंत्री को अर्जे मुमालिक कहा जाता था। उसके प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती करना और उसमें अनुशासन बनाए रखना, सैनिकों की देखरेख करना तथा उसकी आवश्यकताओं को प्रबंध करना, ये कार्य था। सैनिक अभियानों के आयोजन में सुल्तान को सहयोग देना आदि अर्जे मुबारिक तथा दीवाने अरज का कर्तव्य था। दीवाने इंसाफ तथा दरबारे खास। दीवाने इंसा राज्य का पत्र विभाग था, जिसका मुखिया दरबारे खास कहलाता था। विदेशी शासकों और राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारियों को भेजे जाने वाले पत्र इस विभाग द्वारा तैयार किए जाते थे। यह विभाग महत्वपूर्ण आदेशों की प्रति भी रखता था, डुप्लीकेट भी रखता था। इसके बाद दीवाने रसालत। यह महत्वपूर्ण विभाग के कार्यों के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के मतानुसार इस विभाग का संबंध राज्य के धार्मिक मामलों के साथ था। इसके विपरीत कुछ इतिहासकार इस विभाग का मुखिया विदेश मंत्री होता था, ऐसा उन लोगों का तर्क रहा। इसका मुख्य कार्य बाहर के राजदूतों तथा स्वागत करना और उसके राजदूतों को बाहर भेजना था। इस प्रकार से दीवाने रसालत के बारे में विभिन्न इतिहासकारों का अलग अलग पक्ष है। इसके बाद सदूर तथा मुख्य काजी। सदूर धर्मार्थ विभाग का मुखिया था, जिसका मुख्य कार्य विद्वानों तथा निर्धनों को छात्रवृत्तियां तथा अनुदान दिलाना था। वह यह भी देखता था कि प्रजा कुरान के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रही है या नहीं। मुख्य काजी राज्य के न्याय विभाग का अध्यक्ष था। काजी ही न्याय प्रबंध की निरीक्षण भी करता था। इस प्रकार हम सल्तनत काल के राज्य के स्वरूप के बारे में चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।